तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद प्रकाश आंबेडकर के महाविकास आघाड़ी में शामिल होने की संभावनाएं लगभग शून्य हो गई हैं। तो पहले प्रकाश आंबेडकर लगातार अल्टीमेटम महाविकास आघाड़ी को इस बात के लिए दे रहे थे कि अगर 26 तारीख तक का उनकी तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि अगर उस तक बात नहीं की गई उसके बाद हम अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे। और अब जो जानकारी आ रही है कि महाविकास आघाड़ी से पूरी तरीके से प्रकाश आंबेडकर अलग हो चुके हैं, क्योंकि वीबीए के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। तो दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं और अब यह बात साफ हो चुकी है कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी महाविकास आघाड़ी से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। तो प्रकाश आंबेडकर के इस फैसले पर नाना पटोले ने कहा कि अब उन्हें साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन में उन्हें और उनकी पार्टी को इज्जत नहीं मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ वंचित आघाड़ी के साथ अलायंस करने की मानसिकता बनाई। हमने पूरी जगह डिक्लेयर किया, 2-3 जगह हमारी इधर वाली है जो 5वें फेज में हो, लेकिन सेकंड फेज और पहले फेज की सब हमने टिकटें डिक्लेयर किया। अब सिर्फ हमारी अकोला की सीट हमने और दुलिया की सीट हमने रोक के रखी। सुनो ना, अब कल विड्रॉल हो गया, अब विड्रॉल में फॉर्म हो गए ना अब सबके। हमने अकोला का हमने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी भूमिका क्या थी ये तो पूरे स्टेट जानता है, देश जानता है। आघाड़ी में ना हमको इज्जत मिलनी थी और ना जो ताकत हमको मिलनी चाहिए, जो सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें भी वहां पर मिल नहीं लगी। दूसरी बात, वहां पर जो है उनका ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी दिखाई देता है। हर तीनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट वहां पर पब्लिश कर रही है और इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है ओबीसी को साथ में लेते हुए जो मराठा आंदोलन के माध्यम से जनांगी पाटिल ने अगर राजनीति में आने से अपने आप को रोका है, लेकिन उनकी जो ताकत है उसको साथ में लेते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति हम लोग शुरुआत करें। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एमआईएम और अपना दल कामेरावादी ने मिलकर नया गठबंधन बना लिया है, जिसे पीडीएम नाम दिया गया है, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इस गठबंधन में प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी जैसे अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है। आपको ये भी बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कामेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और इस बार के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से लोकसभा की 3 सीटों की मांग की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को खुद तोड़ने का ऐलान किया था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे एमआईएम पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। जहां पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कामेरावादी के साथ मिलकर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी लोकसभा चुनाव में हुंकार भरी, तो वहीं उनके नए गठबंधन पीडीएम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। विपक्षी दलों में मचा है हाहाकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार। विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे हैं
कि कैसे मोदी के विजय रथ को रोका जाए। हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे तरह के प्रयास विफल हो रहे हैं। तो अब नए नए गठबंधन, नए नए समीकरण, नए नए नारे गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं आज पीडीएम का नया नारा गढ़ा जा रहा है। लेकिन कितने भी समीकरण गढ़ें, कितने भी प्रयास करें, आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी की गारंटी पर सबका भरोसा है। हैदराबादी भाईजान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अयूब के दल से भी गठबंधन किया था, लेकिन जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। अब 2024 के चुनाव में जब पहले चरण का नामांकन हो चुका है, तो वो अपना दल कमेरावादी से गठबंधन करके सामने आते। किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ओवैसी जी, ये देश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से है, जो अल्पसंख्यक विरोधी है, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पिछड़ा विरोधी है। और ओवैसी जी अपना दल की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से। जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए किसको वोट देना है। और एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बहुत बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के नदिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआईए के साथ है, लेकिन बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए सीपीएम को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भी बीजेपी को वोट देना है। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, কংগ্রেস কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उनके सहयोगी एसएन चौहान देवरिया से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी वो उम्मीदवार उतारेंगे। पहले उन्होंने आईएनडीआईए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन गठबंधन से 5 सीटों की मांग करने के बाद कोई जवाब न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य खफा बताए गए और उन्होंने कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, देश संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने तुष्टिकरण नीति के चलते, या जो मैं तो कहूँगा कि दिमाग के दिवालापन के चलते जिस तरह से रामचरितमानस को जलाने की बात की है, हिंदू आस्था का उपहास उड़ाए, देवी देवताओं का उपहास उड़ाए, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल किए, तो शायद ही कोई ऐसा इस बहुसंख्यक समाज का, सनातन धर्म का अनुयायी कोई होगा जो उनको बर्दाश्त करे इस कुशीनगर लोकसभा की धरती पर।